तो यहाँ पे हम पहले ये जानेंगे कि पांडुलिपि कहते किसे हैं, पांडुलिपि होती क्या है, पांडुलिपि किस पे लिखी जाती है और पांडुलिपि के शेप क्या होते हैं। उसके बाद संरक्षण का नाम आता है, क्योंकि जब तक वो उसका बेस नहीं आएगा, उसके टूल्स नहीं आएंगे, उसके कंटेंट्स नहीं आएंगे, आप किसको संरक्षित करेंगे, आप किसको बचाएंगे। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमको पहले बेस जानना ज़रूरी है कि कोई भी चीज़, चाहे वो पांडुलिपि हो, चाहे वो मॉन्यूमेंट्स हो या कोई भी आर्ट ऑब्जेक्ट, म्यूज़ियम ऑब्जेक्ट हो, वो किस चीज़ पे बनी है, उसका आधार क्या है। आधार जानना हमें बहुत ज़रूरी होता है। उसके अकॉर्डिंग ही आप उस पर वर्क करना स्टार्ट करते हैं। आपको साइंटिफिक वर्क करना है, आपको ट्रेडिशनल वर्क करना है, आपको किस टाइप का कार्य करना है, उसके लिए आपको आधार जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम लोग एक पीपीटी है जिसमें हम लोग देखेंगे कि पांडुलिपियाँ जो हैं उनका आधार क्या होता है, शेप क्या होता है। कंजर्वेशन दो तरीके के होते हैं, एक कंजर्वेशन और एक प्रिजर्वेशन। कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन में डिफरेंस है। कंजर्वेशन जो आप फिजिकल करते हैं वो हम कंजर्वेशन वाले कंटेंट्स में आते हैं, और प्रिजर्वेशन जो डिजिटाइज करते हैं आप, वो प्रिजर्व होता है, वो प्रिजर्वेशन होता है, क्योंकि उसको आप प्रिजर्व डिजिटाइज वे में कर रहे हैं तो वो प्रिजर्व। इसीलिए हमेशा दो शब्द यूज़ होता है, कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन। अब कंजर्वेशन में भी, प्रिजर्वेशन के अंदर में जो है, आपने कोई मैन्युस्क्रिप्ट डिजिटाइज कर ली, आफ्टर डिजिटाइजेशन तो आप रॉ नहीं रख सकते ना, उसको भी आपको फाइन करना पड़ता है, तब जाके आपको यहाँ पे देखने को व्यू मिलेगा। जो आप एनएमएम के उसमें जाएंगे तो आप उसको व्यू देखेंगे। तो उसके लिए क्या होता है, स्कॉलर्स को उसमें काम करने की ज़रूरत है। उसको फाइन करेंगे, उसका ब्राइटनेस करेंगे, वो सब क्या करेंगे, आप डिजिटल फॉर्म में उसका प्रिजर्वेशन करेंगे, उसको कंजर्व करेंगे। और कंजर्वेशन जो है, जो फिजिकल कंजर्वेशन होता है वो टू टाइप होता है, प्रिवेंटिव कंजर्वेशन और रेमेडियल कंजर्वेशन। प्रिवेंटिव कंजर्वेशन का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ खराब होने से पहले जो भी चीज़ का प्रयोग करते हैं और संरक्षित करते हैं वो प्रिवेंटिव कंजर्वेशन कहलाता है। और रेमेडियल या क्यूरेटिव कंजर्वेशन हम लोग उसको कहते हैं जब कोई चीज़ खराब हो गई, मान लीजिए कोई चीज़ फट गई या फंगस आ गया, कोई स्ट्रेन आ गया, उनसे जब हम उनको निवारण करते हैं उनका, तो वो उसमें जाते हैं, वो रेमेडियल कंजर्वेशन या क्यूरेटिव कंजर्वेशन के अंडर में जाते हैं, जो लैब के अंदर में ही हम वर्क कर सकते हैं, लैब के बाहर हम लोग काम नहीं कर सकते। तो देखिए, ये एक मैन्युस्क्रिप्ट्स का स्टोरेज दिख रहा है आपको, जो इस रूप में मैन्युस्क्रिप्ट्स मिलती है। जैसा कि आपने स्टार्टिंग में एक बेसिक में वो कर देती हूँ कि आप लोगों ने पढ़ लिया शुरू में ही कि पूरे इंडिया में हम लोगों ने मैन्युस्क्रिप्ट रिसोर्स सेंटर और मैन्युस्क्रिप्ट कंजर्वेशन सेंटर्स बना रखे हैं, जिनके द्वारा हम लोग डॉक्यूमेंटेशन, कंजर्वेशन और डिजिटाइजेशन वर्क करते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन, डिजिटाइजेशन और डॉक्यूमेंटेशन और कंजर्वेशन के लिए पूरे देश में हमारे सेंटर्स हैं, मैन्युस्क्रिप्ट रिसोर्स सेंटर और मैन्युस्क्रिप्ट कंजर्वेशन सेंटर। उन लोगों का काम है अपने सेंटर के अलावा जो लोगों के पास कलेक्शन है, चाहे वो पब्लिक के पास हो या ऑर्गेनाइजेशन के पास हो, यूनिवर्सिटीज़ में हो, लाइब्रेरी में हो, ORI सेंटर्स में हो, किसी भी जगह हो, उन मैन्युस्क्रिप्ट्स को तक हम लोगों की पहुंच बनाना, हम लोगों की मीन्स एनएमएम द्वारा उसकी पहुंच बनाना कि उस मैन्युस्क्रिप्ट्स को एक लाइफ दी जा सके। क्योंकि अभी तक तो जिस स्कॉलर ने लिखा और जिन्होंने रखा उन्होंने तो लाइफ दी, लेकिन 100 साल, 200 साल, 400 साल बाद जो है, हो सकता है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आई हो, किसी की स्टोरेज ठीक हो, किसी की स्टोरेज नहीं ठीक हो, तो उसके अंदर प्रॉब्लम्स आ गई, जिसके लिए आपको जाके वहाँ पे एग्ज़ामिन करना है। उस एग्ज़ामिन के में भी बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं और बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, उसके थ्रू आप उसको डिसाइड करोगे कि इसमें प्रिवेंटिव कंजर्वेशन की आवश्यकता है या रेमेडियल कंजर्वेशन की आवश्यकता है। अगर प्रिवेंटिव कंजर्वेशन की आवश्यकता है तो आप वो मैन्युस्क्रिप्ट्स को लेंगे और उन मैन्युस्क्रिप्ट्स की ड्राई क्लीनिंग वगैरह करके उनको रेड क्लॉथ में रैप करके, क्योंकि ये जितने भी आप फोटोग्राफ्स देख रहे हैं ये सब एनएमएम के अंदर मैन्युस्क्रिप्ट्स आई हुई है। एनएमएम इन द सेंस पूरा इंडिया, जब हम एनएमएम बात करते हैं तो पूरे भारत की बात करते हैं, ना ही सिर्फ दिल्ली की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जितने सेंटर्स हैं पूरे देश में हैं और पूरे देश में उतने ही कंजर्वेटर काम कर रहे हैं, उतने ही डॉक्यूमेंटेटर काम कर रहे हैं और उतने ही डिजिटाइजेशन के स्कॉलर्स काम कर रहे हैं। तीनों फील्ड के लोग पूरे इंडिया में काम कर रहे हैं, भारत में काम कर रहे हैं।
तो आप देखेंगे ये पांडुलिपियाँ जो हैं हम लोगों के अहमदाबाद से आई हुई थी, और इस पांडुलिपि को हम लोगों ने जिन पे प्रिवेंटिव कंजर्वेशन की आवश्यकता थी उस पे हम लोगों ने प्रिवेंटिव किया, और जिसमें रेमेडियल की आवश्यकता थी उसमें हम लोगों ने रेमेडियल किया। आप देख रहे हैं कि ये कलेक्शन है, इस कलेक्शन का जो है हम लोगों ने प्रिवेंटिव कंजर्वेशन किया। प्रिवेंटिव कंजर्वेशन में जो भी मटेरियल्स आप यूज़ करते हैं वो मटेरियल रिवर्सेबल होना चाहिए। अब रिवर्सेबल क्या होता है? रिवर्सेबल वो चीज़ होती है जो ट्रीटमेंट आपने आज दे दिया और आफ्टर 100 ईयर्स, 50 ईयर्स, 20 ईयर्स अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है तो आप दोबारा से उसको रिमूव करके सेकंड प्रोसेस उसमें दे सकते हो। तो अगर वो रिवर्सेबल नहीं यूज़ किया, जस्ट एग्जांपल, जैसे आप लोग देखते होंगे कि पहले क्या होता था कि आप लोगों की मार्कशीट होगी उसको हीट लैमिनेशन करवा देते थे। अब अगर आज आपको उस हीट लैमिनेशन को ओपन करने की ज़रूरत पड़ेगी तो आप नहीं ओपन कर सकते हो। मीन्स हीट के कारण लाइट भी नुकसान करती है, और इसमें जो तेज़ी है उसके कारण उसके अंदर जो पॉलिस्टर शीट यूज़ हुई है वो हार्ड हो जाएगी और थोड़े टाइम बाद टूटेगी। वो टूटी मतलब कंटेंट्स ख़त्म। हमको किसको प्रिजर्व करना है? कंटेंट्स को प्रिजर्व करना है। तो जब कंटेंट्स ख़त्म हो गए तो कुछ बचा ही नहीं उसके अंदर में। तो हमें इसीलिए कोई भी प्रोसेस यूज़ करना है वो हमेशा रिवर्सेबल ही होना चाहिए। विदाउट रिवर्सेबल कंजर्वेशन प्रोसेस यूज़ करेंगे तो उसकी लाइफ वहीं ख़त्म हो जाती है। मीन्स कंजर्वेटर को भी अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, एक्सपर्टाइज होनी चाहिए, तभी आपको ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स पे उनको हाथ लगाने देना चाहिए। नहीं तो हम कंजर्वेटर भी मैन्युस्क्रिप्ट्स को ख़राब कर सकते हैं। अगर हमें फुली नॉलेज नहीं है, मटेरियल्स की नॉलेज नहीं है, तो हम लोग वो भी नहीं उसको जो हम लोगों के पूर्वज ने 100 ईयर्स 200 ईयर्स उसको संभाल के रखा है, हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो देखिए ये 3 प्रोसेस है। उधर साइड में पाम लीफ रखा हुआ है कंजर्व करके, और इधर आपका पेपर मैन्युस्क्रिप्ट्स रखी हुई है। नेक्स्ट कि मैन्युस्क्रिप्ट्स के नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि हिंदी में इसको बोलते हैं हस्तलिखित, हाथों द्वारा लिखा गया। पांडुलिपि मतलब, पांडुलिपि के भी 2 डेफिनेशन है। एक तो 5 फिंगर्स हैं तो पांडु, और लिपि मतलब लिखना। तो ये पांडुलिपि हुई। और एक और डेफिनेशन है जिसमें कहा जाता है पांडु मतलब हल्दी भी होती है, तो हल्दी द्वारा जो है लिखा गया उसको भी पांडुलिपि कहते हैं। ऐसा भी कहीं कहीं रेफरेंस मिलता है पांडुलिपि के बारे में। बाकी जैसा है कि उसका 75 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए, उसका साइंटिफिकली वैल्यू होनी चाहिए, ग्रंथ होना चाहिए, रिसर्च उस पर रिसर्चर जो है उस पर कुछ कार्य कर सकें, ऐसे उनके कुछ डिफिनेशन निर्धारित किए गए हैं। एक 1972 का एक्ट है जिसके अंदर 75 ईयर्स ओल्ड, क्योंकि ये हम लोगों ने या किसी ने नहीं बनाया कि 75 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए, ये भी मेंशन है ऑलरेडी कि 75 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए ये, तभी वो मैन्युस्क्रिप्ट्स की कैटेगरी में, एंटीक्विटी की कैटेगरी में ये आता है। नेक्स्ट देखिए, मैंने शुरू में आपको प्रिवेंटिव कंजर्वेशन का दिखाया। रेमेडियल कंजर्वेशन का डेफिनेशन यही है कि इस तरीके से अगर कोई मैन्युस्क्रिप्ट डिस्ट्रॉय हो गई है, ख़राब हो गई है, तो आप उस पर फिजिकल ट्रीटमेंट जो देते हैं वो रेमेडियल कंजर्वेशन के ऊपर आती है। ये एक पाम लीफ है जिसमें आप ऊपर देख रहे होंगे कि उसका ऊपर का हिस्सा और ये सेंटर का हिस्सा जो है वो लॉस हो चुका है, जिसको सेम ऑब्जेक्ट से, क्योंकि आप कोई और ऑब्जेक्ट नहीं यूज़ कर सकते हैं, पाम लीफ है तो पाम लीफ ही यूज़ करना पड़ेगा आपको, और उससे अटैच करके आपने इसको एक कंप्लीट किया। कई स्कॉलर्स, कई विद्वान, कई एडमिनिस्ट्रेटिव आते हैं जो ये कहते हैं कि आप कंटेंट्स तो नहीं बचाए इसमें, उसको रीराइट नहीं किया आपने, तो कभी भी रीराइट करने की परमिशन नहीं होती है। बिकॉज ऑफ 100 ईयर्स पहले किसी ने लिखा, क्या सोच के लिखा, वो आप आज कैसे जान सकते हैं? आप कैसे सोच सकते हैं कि वहाँ क्या लिखना चाहिए हमें? तो आप कहीं रेफरेंस दे सकते हैं, कहीं पे अलग से आप लिख सकते हैं उसकी कॉपी बना के, लेकिन ओरिजिनल पे आप उस पर कुछ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये पेपर मैन्युस्क्रिप्ट्स है। पेपर मैन्युस्क्रिप्ट्स के अंदर छोटे छोटे होल्स दिख रहे होंगे। तो कई टाइप के इंसेक्ट होते हैं जिनके होल्स डिफरेंट होते हैं। टर्माइट के अलग होंगे, बुकलाइस के अलग होंगे, ऐसे बहुत सारे इंसेक्ट आते हैं जिनके होल्स अलग अलग होते हैं। तो उसको जब मैन्युस्क्रिप्ट्स आपके पास आती है, आपको एग्जामिन करना पड़ता है कि उसमें लाइव इंसेक्ट तो नहीं है। अगर लाइव इंसेक्ट है तो आपको तुरंत ही उसको फ्यूमिगेशन चैम्बर की ओर भेज देना होता है,
और अगर लाइव इंसेक्ट नहीं है तो उसको आप जो है ड्राई क्लीनिंग करके उसको रिमूव करेंगे और फिर उसका अदर ट्रीटमेंट देने की कोशिश करेंगे उसमें। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया कि हमको बेस भी जानना ज़रूरी है कि किस किस पे मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखी जाती है और किस किस शेप और साइज़ में होती है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे तीनों ही जो है वो पाम लीफ है। पाम लीफ के 3 शेप हैं। एक शेप आप देख रहे हैं माले के रूप में है, एक स्क्वायर है और एक टेम्पल। एक एक पाम लीफ ऐसे लंबे लंबे में है जिनको आपस में स्टिच की गई है और पूरा उसमें जो है इलस्ट्रेशंस बना हुआ है। मैन्युस्क्रिप्ट्स किस किस बेस पे होती है? पाम लीफ, बर्चबास, सांचीपट, बम्बो लीफ, बनाना लीफ, क्लॉथ, पार्चमेंट, आइवरी, मेटल में सारे आते हैं। इसके अलावा भी सारे एनिमल्स की स्किन वगैरह जो है, वेलम वगैरह, ये सब पे मैन्युस्क्रिप्ट्स पाई गई है। सबसे ज़्यादा संख्या में जो है पांडुलिपि पेपर और पाम लीफ में पाई गई है, लेकिन जितने आप हेड देख रहे हैं उन सब पे भी पांडुलिपियाँ पाई गई हुई हैं। सब्जेक्ट, क्योंकि जो भी बेस है उसके ऊपर जो कंटेंट्स लिखे गए हैं वो क्या हैं, तो वो ये सारे फील्ड हैं। जितने आप फील्ड देख रहे हैं इन सब फील्ड के अलावा भी, जैसा कि अभी हमारे स्कॉलर लोग ने बताया कि जो है बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। सारे सब्जेक्ट को तो हम यहाँ नहीं ले सकते, लेकिन एक आयुर्वेद, ये सारे जितने भी कंटेंट्स हैं वो सब उसमें आपको देखने को मिलते हैं। वो आप स्कॉलर को देखना पड़ेगा कि कौन से मैन्युस्क्रिप्ट्स किस में है। जैसे अभी हम लोग यहाँ पे सिंधी मैन्युस्क्रिप्ट्स की बात कर रहे हैं, तो सिंधी स्क्रिप्ट और सिंध सब्जेक्ट दोनों इम्पॉर्टेंट रखता है। ये ज़रूरी नहीं है कि सिंधी स्क्रिप्ट में ही सिंध के बारे में लिखा गया हो, अदर स्क्रिप्ट में भी सिंध के बारे में लिखा गया हो, तो उसके बारे में भी हमें जानकारी जाननी चाहिए कि कहाँ कहाँ पे किस किस सब्जेक्ट में, लैंग्वेज में सिंध के बारे में लिखा गया है। अगर उसके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है तो हम लोगों को उस चीज़ को भी कलेक्ट करना चाहिए। और मुझे लगता है हम एक दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से अगर जुड़े, जितने भी एनएमएम के सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके पास कलेक्शंस हैं, अगर हम उनसे जुड़े तो हम लोगों को उसकी भी जानकारी इजी वे में शायद मिल सकती है। नेक्स्ट, ये सारे टॉपिक हैं। नेक्स्ट, पाम लीफ जैसा इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट, ये वाली पहले भी दिखाई जा चुकी है आपको। मेरा दिखाने का मेन उद्देश्य है कि देखिए इसके अंदर में जो है इलस्ट्रेशंस जो बने हैं पाम लीफ के ऊपर, जब ये ख़राब होंगे तो आपको उसी कलर से और उसी तरीके से उसको रीराइट करना पड़ेगा। मान लीजिए कोई पोर्शन लॉस हो जाता है और वो पोर्शन लॉस होने पे वो कलर एकदम डल हो गया है, तो आप उस इलस्ट्रेशन को, ट्रेडिशनल जो कलर होते हैं, ये रेड कलर यूज़ है, मान लीजिए गेरू से यूज़ है या फिर कोई और कलर से यूज़ है, तो आपको उसी कलर को बना के, इंडिजिनस मटेरियल को और नेचुरल जो अर्थ कलर होता है उन दोनों को मिला के बना के और उसमें थोड़ा बहुत इंसेक्टिसाइडल डाल के आपको उसको इलस्ट्रेशन को पूरा करना होता है और उसको बनाना होता है। नेक्स्ट, भोजपत्र के ऊपर भी जो है आप देखेंगे मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखी हुई है, लेकिन वो उसमें इलस्ट्रेशंस नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका जो बेस होता है वो होता तो पेपर की तरह है। ऊपर आप चलेंगे तो देखेंगे, यहाँ भी मैं कुछ कुछ लेके आई हूँ, तो उसमें जब आप राइटिंग करेंगे तो आप पेपर की तरह ही राइट कर सकते हैं। उसमें ज़्यादा जोर लगाने से वो क्या होता है, कट जाता है। नेक्स्ट, हांसीपट, इसकी थिकनेस ज़्यादा होती है, थोड़ा सा आप टच करेंगे तो वुड फील होगा आपको। नेक्स्ट, पेपर मैन्युस्क्रिप्ट्स, इलस्ट्रेटेड पेपर मैन्युस्क्रिप्ट्स है ये। पेपर मैन्युस्क्रिप्ट्स में 2 टाइप पेपर आते हैं, एक हैंडमेड होता है, एक मशीन मेड होता है। मशीन मेड का लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया, वो सारे उनके पिगमेंट्स, उनके एडहेसिव, वो सब चीज़ जो है वो डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट, पार्चमेंट है, स्क्रॉल रूप में है, ठीक है। अब स्क्रॉल कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो हम किस में कैसे करते हैं वो देखिए, उसके लिए जो है हमेशा कंजर्वेशन के लिए जो प्रिवेंटिव, मैं आपको यहाँ पे सारे प्रिवेंटिव प्रोसेस बता रही हूँ साथ साथ में। ऐसे आप रोल बनाएंगे, ऐसे बॉक्स बनाएंगे, ये बॉक्स के अंदर रखे जाते हैं, इस तरीके से आपका रोल रहेगा और रोल के ऊपर मान लीजिए एग्जाम्पल में ये मैन्युस्क्रिप्ट्स है आपकी, तो आप मैन्युस्क्रिप्ट्स को, क्योंकि अगर आप नॉर्मल में लपेटेंगे उसको तो वो दबेगी तो निशान आएंगे, लेकिन जो लंबी मैन्युस्क्रिप्ट्स होती है उनको आप इसके अंदर रोल करेंगे। एक कॉटन की जो है एक गद्दी बनेगी, कुशन बनेगा, उसके ऊपर वो जितने भी मटेरियल यूज़ हैं वो स्टार्च फ्री होने चाहिए, उसका पीएच न्यूट्रल होना चाहिए, वो सब कुछ फॉलो करते हुए आप इस तरीके से स्क्रॉल को
आप रैप करेंगे और रैप करने के बाद उसको जो है बॉक्स के अंदर ऐसे बॉक्स बना के बॉक्स के अंदर आप उसको रखेंगे तो वो नेचुरली कहीं ऐसे रखेंगे तो वो दबेगी तो वहाँ निशान आएगा। आप देखे होंगे किसी को फोल्ड कीजिए तो निशान आता है, इस तरीके से आप करेंगे तो निशान नहीं आएगा, तो काफ़ी टाइम तक उसमें कोई भी खराबी नहीं आएगी। अगर आप स्टोरेज ठीक करते हैं तो मैन्युस्क्रिप्ट उसमें खराबी नहीं आती है। नेक्स्ट ये देखिए हाथी के दांत का है, ये बहुत रेयर है लेकिन है। 2-4 मैन्युस्क्रिप्ट्स हमारे यहाँ पूरे इंडिया में हाथी के दांत के ऊपर भी है। नेक्स्ट थिक मेटल है, उसके ऊपर मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखी गई है। जितने भी थिक मटेरियल्स होते हैं और जो एकदम पतले मटेरियल्स होते हैं, राइटिंग भी 3 प्रोसेस होती है। एक होती है इनग्रेविंग, एक होती है आपकी बेस पे लिखने वाली, और एक होती है इम्बोज। इम्बोज मीन्स पीछे से लिखी गई हो जो ऊपर से उभार हो उसका। इनग्रेविंग मीन्स खुदाई की गई हो। तो पाम लीफ के ऊपर, मेटल के ऊपर, इन सब के ऊपर इनग्रेविंग करते हैं। तो जब इनग्रेविंग किए तो प्रॉब्लम भी उसी टाइप की आएगी और इंक की भी प्रॉब्लम उसी टाइप की आएगी। अगर सरफेस राइटिंग किया आपने, सरफेस राइटिंग मतलब हम लोग पेपर पे जो राइटिंग करते हैं, अगर सरफेस राइटिंग कर रहे हैं तो उसकी प्रॉब्लम डिफरेंट है, क्योंकि उसके अंदर जो इंक यूज़ कर रहे हैं वो डिफरेंट इंक यूज़ करते हैं, उसके कारण उसकी प्रॉब्लम भी डिफरेंट आती है, उसका कंजर्वेशन भी हमें डिफरेंट टाइप से करना पड़ता है। नेक्स्ट ये देखिए बम्बू लीफ है। बम्बू लीफ भी बहुत रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स है, ये रेयर में आता है क्योंकि इसमें भी ज़्यादा मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखी नहीं गई है, बट लिखी गई है क्योंकि पांडुलिपियाँ एरिया वाइज उनके पास जो भी बेस अवेलेबल हुए वो उसी पे लिख दिए, तो आपको हर चीज़ों पे मैन्युस्क्रिप्ट्स मिलेगी लिखी हुई। नेक्स्ट ये देखिए क्लॉथ है। राजस्थान में और गुजरात साइड में आपको कपड़ों पे लिखी पांडुलिपियाँ बहुत मिलेंगी, बहुत बड़ी बड़ी मिलेंगी और बहुत मिलेंगी आपको। नेक्स्ट ये पाम लीफ है, फिश साइज स्टाइल में है, जो जिस शेप में मिली, क्योंकि कई बार क्या होते थे, जैसे आप लोग ने सुना होगा अकबर के टाइम में 9 रत्न थे, तो वो 9 रत्न से जो है उनकी स्पेशलिस्टी जो थी उसके अकॉर्डिंग उनसे काम करवाते थे वो। तो उसी तरीके से हर राजा के टाइम पे एक राइटिंग करने वाले भी होते थे और उनको क्रिएट करने वाले भी होते थे। तो वो बताए जाते थे उनको कि अगर फ़िश के ऊपर कुछ लिखना है तो उनका इंटरेस्ट था कि नहीं फ़िश शेप बना दो, उसको फ़िश शेप बना के उसके अंदर इलस्ट्रेशन। कई बार होता था कि नहीं आप स्टोरी लिखो और उसका इलस्ट्रेशन बनाओ, भले वो नॉर्मल लो। तो इसलिए कई शेप ऐसे हैं जो आप आगे देखोगे, जैसे शिव है, शिव चालीसा लिखी हुई तो शिव शेप बना दिया, पैरेट के ऊपर कुछ लिखा हुआ है तो पैरेट का शेप बना दिया। ऐसे उन्होंने अलग अलग शेप आर्टिस्ट ने बनाया है। नेक्स्ट देखिए नाइफ है। अब इसका जो अब ऊपर का कवर है, अब ये सब नहीं मिलता है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जो है ये जितने भी इलस्ट्रेटेड कवर वगैरह है उनको प्रिजर्व करके रखा जाए, क्योंकि अभी प्रेजेंट में क्या है, इनको रिमूव करके जो है मतलब बहुत सारी ऐसी पांडुलिपियाँ हैं जिसमें पहले ये लगे हुए थे, अब नहीं लगे हुए। नॉर्थ ईस्ट वाले अभी भी सेम जो है सीजनल वुड को कटवा के उसका कवर बनवा के लगवाते हैं, बट बाकी जो एरिया में हैंडमेड का जो बोर्ड होता है उस बोर्ड को कट करवा के लगवा रहे हैं। तो जो थोड़े बहुत बचे हैं उनको प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है, जिससे लोगों को पता चल सके कि इस तरीके से भी कवर यूज़ होता था। नेक्स्ट स्क्रोल, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था ना, स्क्रोल रैप करने के लिए, ये स्क्रोल नेशनल म्यूज़ियम का है, दुर्गा सप्तशती इस पर लिखी हुई हैं, और ये आई होप 5 मीटर या 6 मीटर का है। नेक्स्ट देखिए इसमें पैरेट भी है, फिश भी है, नाइफ भी है, कई शेप है इसके अंदर में। नेक्स्ट शिवलिंग, ये जितनी भी आप अलग अलग शेप के मैन्युस्क्रिप्ट्स देख रहे हैं सभी पाम लीफ पे बने हुए हैं, क्योंकि पाम लीफ की लाइफ बहुत ज़्यादा है और उसमें सिर्फ इंक की खराबी आती है। उसमें जो इंक जो आप राइटिंग करते हो, इनग्रेव करते हो, इनग्रेविंग में राइटिंग के लिए जो इंक यूज़ हुई है वो ख़त्म हो जाती है, तो हमको दोबारा से उसमें इंकिंग करने की ज़रूरत होती है। और साइजिंग मटेरियल के लिए एक ऑयल आता है, उस ऑयल को यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है, जिससे इसकी लाइफ
बढ़ जाती है। बट पेपर में बहुत सारी खराबी आ जाती है। पेपर कैसी जगह रखा है, मान लीजिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है तो पेपर क्या हो रहा है, वेट हो जा रहा है आपका। तो वैसे ही इंक, अगर इंक में एडहेसिव अच्छा यूज़ नहीं है तो वो ब्लीड कर जाएगा, ख़राब हो जाता है। तो पाम लीफ में बहुत ज़्यादा कलेक्शन आपको मिलते हैं और बहुत सारे शेप आपको मिलते हैं। नेक्स्ट, हैंगिंग टाइप ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स आप लोग को हर जगह देखने को मिल जाएगी। जितने भी आप म्यूज़ियम में जाएंगे, सभी म्यूज़ियम में 2-4 हैंगिंग टाइप की मैन्युस्क्रिप्ट्स, चाहे वो बड़े पेपर पे लिखी गई हो या फिर टेक्सटाइल पे लिखी गई हो, वो आपको पांडुलिपियाँ देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट, ये देखिए, जैसा डॉक्टर हक जी बोल रहे थे कि छोटी से छोटी मैन्युस्क्रिप्ट्स, तो इसमें दिख तो आपको बहुत बड़ी रही है, लेकिन ये इतनी बड़ी मैन्युस्क्रिप्ट्स है। ये भी नेशनल म्यूज़ियम के कलेक्शन के कुरान है और इनकी साइज़ इतनी ही है सिर्फ। यहाँ आपको बहुत बड़ा दिख रहा है। नेक्स्ट, लद्दाख साइड की जितनी भी पांडुलिपियाँ आप लोग देखेंगे वो सबका बेस ब्लैक होता है, और जब आप उनको टच करेंगे तो आपको फील नहीं होगा वो पेपर है, होता वो पेपर ही है। थोड़ा सा थिक पेपर वो लोग यूज़ करते हैं और उस पेपर को पहले ब्लैक कर देते हैं और उसके ऊपर वाइट से लिखते हैं और इलस्ट्रेशन बनाते हैं। बहुत कम पांडुलिपियाँ आप उन लोगों के पास देखेंगे जो विदाउट ब्लैक कोटिंग किए हुए लिखी गई हुई हैं। नहीं तो आप जहाँ की भी पांडुलिपि देखेंगे लेह लद्दाख के साइड में, वो आपको ऐसी ही मिलेंगी। देखिए, ये ऐसी भी पांडुलिपियाँ जो है बहुत मिलती है, जो मोड़ मोड़ के बनी हुई है, जुड़ी हुई है आपस में। वैसे तो सिंगल आपको देखने को मिलती है पांडुलिपियाँ, लेकिन इस शेप में भी पांडुलिपियाँ आपको देखने को मिलेंगी और उसके साथ में इलस्ट्रेशंस भी होते हैं। नेक्स्ट, अभी स्टार्टिंग में आपने देखा था ये पाम लीफ है। आप एक एक जो बीट देख रहे हैं ना, उसके अंदर एक एक ग्रंथ है पूरा। अब आप सोचो, और इतनी साइज़ है, एक बीट की साइज़ इतनी है, इससे बड़ी नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने ये सबको हैंडल किया हुआ है। ये देखिए, ये सारे पाम लीफ है, इसके अंदर में राइटिंग है। नेक्स्ट, ये स्टेंसिल है। ये आपके वृंदावन मथुरा साइड में इस टाइप से बहुत चलते हैं कि स्टेंसिल बना दिए जाते हैं, जिनको छापा टाइप का बोलते हैं एक तरीके से, और 2-4-5 पांडुलिपियाँ सेम इसी से जो है इंकिंग कर दी गई और उसके अंदर स्टेंसिल से वो रंग चला गया और वो लिखी गई। मतलब सबसे ज़्यादा जो है वृंदावन और इधर साइड में ही, ब्रज में ही यूज़ होता है ये। नेक्स्ट, ये देखिए, ये मेटल है। जैसे मैंने इम्बोज बताया था ना, राइटिंग के भी 3-4 प्रोसेस बताए आपको कि इनग्रेव करके बनते हैं, इम्बोज करते हैं, सरफेस राइटिंग होती है। तो आप देखिए, ये इम्बोज राइटिंग है, ये मेटल है। मेटल को पीछे से, अच्छा एक चीज़ और था कि एक आपने इलस्ट्रेशन पढ़ लिया, एक होता है इल्यूमिनेटेड। इलस्ट्रेशन और इल्यूमिनेटेड में डिफरेंस होता है। इलस्ट्रेशन मीन्स कंपोजिशन, किसी भी चीज़, कोई स्टोरी को कंपोज कर रहे हैं आप। मान लीजिए हमने बोला कि बरगद के पेड़ के नीचे कोई बैठ के राइटिंग कर रहा है, तो आपने क्या, एक ट्री बनाया, एक मुनि बनाया, एक कॉपी लिया और आपने ड्राइंग कर दी, वो इलस्ट्रेशन हो गया। इल्यूमिनेटेड क्या होता है? इल्यूमिनेटेड होता है जो आपने राइटिंग की, जिसका एक पार्ट आप कैलीग्राफी भी कह सकते हैं। बट कैलीग्राफी क्या होती है? वो सिर्फ स्टाइलिस्ट राइटिंग होती है। बट इल्यूमिनेटेड क्या होता है? विथ शेप होता है। मान लीजिए लॉयन है, आपने लॉयन को ड्रॉ किया टेस्ट के रूप में, उसको कहते हैं इल्यूमिनेटेड। टेस्ट को सजाते हुए जो लिखते हैं आप, उसको कहते हैं इल्यूमिनेटेड। तो बहुत सारे जो अदर में तो नहीं मिलते, बट उर्दू पर्शियन की जो मैन्युस्क्रिप्ट्स आप देखेंगे उसमें बहुत ही इल्यूमिनेटेड आपको मिलेंगे, जिसमें आपको लैम्प का शेप बना दिया गया, उसके अंदर में राइटिंग कर दी गई, लॉयन का शेप बना दिया गया, उसके अंदर राइटिंग, मतलब रिलेटेड वही है, वो उसी के बारे में लिखा हुआ है। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, कंपोजिशन बनाना मना होता है, कंपोजिशन आपके उसमें जो है नहीं एग्री होते हैं, तो वहाँ पे उन्होंने इल्यूमिनेटेड ज़्यादा यूज़ किया, ना ही कंपोजिशन। लेकिन बाकी जितने ग्रंथ हैं संस्कृत के, अदर के हैं, उसके अंदर में कंपोजिशन आपने बहुत अच्छा यूज़ किया हुआ है। नेक्स्ट, ये देखिए जो लेह लद्दाख की मैन्युस्क्रिप्ट्स है, जैसा मैंने आपको ये वुड का कवर दिखाया, ये उनका वुड का कवर है, जिसको ये ऊपर पूरा इलस्ट्रेट करते हैं, पूरे उसमें इनग्रेव कर करके जो ड्राइंग है उसको बनाते हैं। कई जगह ये तो सिंगल कलर में आप देख रहे हैं, उसको पूरा कलरफुल बनाते हैं और उसको कवर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट,
ये भी वही चीज़ है, जैसे मैंने अभी आपको बता रहे थे कि कोई शेप दे देते हैं, तो इसमें इन्होंने क्या किया, बाहर में फ्लोरल डिज़ाइन बना दी है। आप देखो जहाँ राइटिंग है, राइटिंग के बाहर का जितना भी पोर्शन है वो छोटा 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 फ्लोरल बना हुआ है, और किनारे उन्होंने हाशिया खींच दिया है। हाशिया समझते हैं आप लोग, सब लोग? नहीं, किसी भी चीज़ का जो बॉर्डर बनता है और बॉर्डर के अंदर आप डिज़ाइन बनाते हो उसको हाशिया बोलते हैं। वो भी कुछ कुछ ही मैन्युस्क्रिप्ट्स में होता है, सब में हाशिया नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए, पाम लीफ के लिए या मेटल के लिए ये सारे टूल्स यूज़ होते हैं, क्योंकि आयरन के जो टूल्स होते हैं उनके द्वारा ही हम उसको इनग्रेव कर सकते हैं। पेपर में तो हम इनको यूज़ नहीं कर सकते, पेपर में या तो आप ब्रश यूज़ करेंगे या फिर पेन या पेंसिल यूज़ करेंगे, लेकिन मेटल पे और पाम लीफ पे लिखने के लिए आप उसको नहीं यूज़ कर सकते, वहाँ पे आपको इनको ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट, ये स्टोरेज बॉक्स है। जैसे मैंने बताया ना, हम लोगों ने ये पेपर, एसिड फ्री पेपर का ये स्टोरेज बॉक्स बनाया। ये पहले वुड का स्टोरेज बॉक्स बनते थे जिसको इलस्ट्रेशन करते थे वो लोग। नेक्स्ट, अब आती है कि मैन्युस्क्रिप्ट्स, कई मैन्युस्क्रिप्ट्स होती है जो बाइंड की हुई होती है, उसका जो स्पाइन खराब ना हो उसके लिए रिकमेंड किया जाता है कि इसके ऊपर रख के लिखे, पढ़े। इसका नाम क्या होता है? रहेल। ठीक है, नहीं, सब कुछ, कोई भी जितने भी धर्म के ग्रंथ होते हैं सबको इसी पे रख के लिखने को रिकमेंड कर। पहली बात तो ज़मीन में रखना नहीं चाहिए, वो तो धर्म से रिलेटेड हो गया, लेकिन उसका कंजर्वेशन वे ये है कि उस जो इस एंगल है वो एंगल फिक्स है। ऐसा नहीं है कि कोई रहेल की एंगल 90 पे बन जाएगी, कोई की 180 पे बन जाएगी, किसी की 160 पे बन जाएगी, ऐसा नहीं है। उसका एक फिक्स एंगल है जिसके ऊपर आप रखोगे उसका स्पाइन नहीं खराब होगा। उसका रीज़न ये है कि उसका स्पाइन ना टूटे। ठीक है, नेक्स्ट, ये देखिए इंक पॉट है। डिफरेंट टाइप के जब लिखे जाते थे तो लोग शौकिया इंक पॉट भी यूज़ करते थे वैसे ही। नेक्स्ट, ये देखिए, मतलब इस जो इंसेक्ट आप दिख रहे हैं उससे रिलेटेड है, ये नॉर्थ ईस्ट की मैन्युस्क्रिप्ट्स है, हम लोगों के पास कंजर्व होने आई थी ये मैन्युस्क्रिप्ट्स। तो इसका भी शेप वैसे ही है कि एक पूरी एक मैन्युस्क्रिप्ट से बीच बीच में से फोल्ड है।